तो अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है वो अब एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से अस्थिर हो गया है। इंटरनेट पर तो तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आज हम इस पूरे शोर से परे जाकर ये समझेंगे कि इस संघर्ष का भारत पर असल में क्या और कितना असर पड़ सकता है। ऑनलाइन शायद ऐसी बातें सुनने को मिल रही होंगी कि भाई ईरान का तो खेल खत्म हो गया, या फिर इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई जो है वो इन बातों से कहीं ज्यादा उलझी हुई और गहरी है। तो चलिए इन ऊपरी बातों और हेडलाइन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस संघर्ष के वो असली नतीजे क्या हैं जिनका असर हम सब पर पड़ना तय है। इस पूरे मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन जो कुछ भी चल रहा है उसकी हकीकत की। फिर ईरान की असली रणनीति को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये दुनिया की शतरंज की बिसात पर क्या असर डाल रहा है, और सबसे जरूरी, भारत के लिए इसके मायने क्या हैं और हमें इससे क्या सीखना चाहिए। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। एक आम धारणा है कि ईरान के एक बड़े सैन्य कमांडर के मारे जाने से वो घुटने टेक देगा। पर क्या वाकई ईरान इतना कमजोर है? देखिए, कुछ लोग ईरान की तुलना वेनेजुएला से कर रहे हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था अमेरिकी प्रतिबंधों के नीचे पूरी तरह से बिखर गई। लेकिन सच कहूं तो ये तुलना बिल्कुल सही नहीं है। ईरान एक बिल्कुल अलग तरह का देश है और वो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ईरान के पास एक बहुत ही सोची समझी योजना है जिसे उत्तराधिकार के 4 स्तर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हर बड़े और जरूरी पद के लिए 4 बैकअप नेता हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी ये योजना अब सक्रिय हो चुकी है और हो सकता है कि नया नेता चुना भी जा चुका हो, पर ईरान उसकी पहचान गुप्त रख रहा है ताकि उसे किसी भी तरह के हमले से बचाया जा सके। और ये भी याद रखना होगा कि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC जैसे बहुत शक्तिशाली सैन्य गुट हैं, और वो बदला लेने की कसम खा रहे हैं। तो ये साफ है कि ये देश हार मानने से बहुत दूर है। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर। क्या मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला करके ईरान ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती कर दी है? पहली नज़र में तो यही लगता है कि इन हमलों से ईरान ने अपने पड़ोसियों को नाराज कर दिया है, उन्हें अपने खिलाफ कर लिया है। लेकिन क्या हो अगर ये कोई गलती नहीं बल्कि एक सोचा समझा जाल हो सकता है ईरान दुनिया को ये संदेश देना चाहता हो कि वो सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चोट पहुंचा सकता है। 8,500, ये आंकड़ा देखिए। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर हफ्ते उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स की संख्या है। अब जब यूएई ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, तो ईरान ने एक तरह से दुनिया के सबसे बड़े कनेक्टिंग हब को ठप कर दिया है। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के व्यापार और यात्रा को बंधक बनाने जैसा है। तो जाहिर है ये सिर्फ कुछ स्थानीय हमलों की बात नहीं है। अब तस्वीर को और बड़ा करके देखते हैं। ये संघर्ष सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का नहीं है, ये एक ग्लोबल शतरंज की बिसात बन चुका है, और इसकी हर चाल पूरी दुनिया पर असर डाल रही है। ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल करता है। ये वो अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल रोज गुजरता है। सोचिए, इस एक रास्ते पर कंट्रोल ईरान को कितनी जबरदस्त ताकत देता है। और इस अस्थिरता का सीधा असर पड़ता है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन पर। उनका एक सपना है कि मिडिल ईस्ट को व्यापार और टूरिज्म के लिए एक सुरक्षित मॉडर्न हब बनाया जाए। लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे संघर्ष के बीच कौन वहां पैसा लगाना चाहेगा? लेकिन इस पूरी शतरंज की बिसात पर एक और खिलाड़ी है जिसकी भूमिका को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये संघर्ष असल में ईरान के सबसे बड़े सहयोगी चीन पर भी एक हमला है। देखिए, चीन और ईरान के बीच 25 साल का एक बहुत गहरा रणनीतिक समझौता है। चीन ईरान का लगभग 80% तेल खरीदता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेमेंट अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में होती है, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं होता। तो वेनेजुएला और अब ईरान पर दबाव बनाकर अमेरिका सीधे सीधे चीन की एनर्जी सप्लाई लाइन को निशाना बना रहा है ताकि उसे दुनिया में अलग थलग किया जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरे वैश्विक खेल का भारत के लिए और हम सब के लिए क्या मतलब है। इसका हम पर सीधा असर क्या पड़ रहा है वो समझते हैं। 80 लाख, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या है। जरा सोचिए, अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो इतने सारे लोगों को सुरक्षित वापस लाना कितनी बड़ी चुनौती होगी।
हमलों से पहले जब भारतीय दूतावास ने बार-बार एडवाइजरी जारी की कि वहां से निकल जाएं, तो कई छात्रों को लगा कि सब ठीक है। उन्होंने उस सलाह को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे ही हालात बिगड़े, उन्हीं छात्रों की तरफ से मदद की गुहार आने लगी। ये एक बहुत दुखद उदाहरण है कि जमीनी हकीकत कितनी तेजी से बदल सकती है और इसकी इंसानी कीमत क्या होती है। तो इन सभी घटनाओं को देखने के बाद हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये सिर्फ एक और संकट नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जिससे हम सबको सबक लेना होगा। अगर हम संक्षेप में देखें तो 5 मुख्य प्रभाव साफ हैं। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, खाड़ी में रहने वाले भारतीय खतरे में हैं, दुनिया भर में सप्लाई चेन टूट रही हैं, चीन को घेरने की कोशिश की जा रही है और मिडिल ईस्ट को बदलने का सपना फिलहाल रुक गया है। और ये हमें युद्ध के बदलते स्वरूप से भी मिलवाता है। ये है न्यू एज वॉरफेयर, जहां लड़ाई ड्रोन और मिसाइलों से होती है। और इसमें अगर 99% हमलों को रोक भी दिया जाए, तो जो बचा हुआ 1% है, वो भी भारी तबाही मचाने के लिए काफ़ी है। और इससे सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता यानी कि नेशनल सेल्फ रिलायंस अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिस तरह भारत ने दशकों पहले अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाकर अपनी सुरक्षा पक्की की थी, उसी तरह अब हमें ड्रोन, मिसाइल और साइबर हमलों से बचने के लिए अपने खुद के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम बनाने होंगे। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, युद्ध के इस नए दौर में जहां खतरे दिखाई नहीं देते और कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं, क्या भारत भविष्य की इन चुनौतियों के लिए वाकई